हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडिक्स। आज हम लोग एसटी नंबर 349 के इंग्लिश सेक्शन को डिस्कस करेंगे और एसटी कुल मिला जुला के आसान ही थी, टफ नहीं था और 20 प्लस तो सबको स्कोर करना चाहिए था। देखते हैं कैसा एसटी था और कैसा हुआ है। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे यू हैव टू चूज द वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड और फ्रेज। सो वन वर्ड बोलते हैं इसको। So reasoning method involving two statements from which a conclusion is reached, and the options are syllogism, rhetoric, rhapsody and logism. So your answer is obviously syllogism. ज़्यादातर लोग का सही भी हुआ होगा क्योंकि वो रीजनिंग का पेपर देते रहते हैं। उसमें दो स्टेटमेंट दिया रहता है, सभी चिड़िया कबूतर हैं और कुछ कबूतर घड़ी हैं, ऐसा करके दो स्टेटमेंट है। नीचे आपको कंक्लूजन ABCD में से ड्रॉ करना रहता है, तो आप कंक्लूजन ड्रा करते हैं वो गिवन स्टेटमेंट्स से। सो योर आंसर इज सिलोगिज्म। जो बाकी के वर्ड्स हैं उनको एनालाइज कर लेते हैं, उनका मीनिंग क्या होता है। रैप्सडी, रैप्सडी इज एक्सटेसी। ठीक है, अब एक्सटेसी क्या होता है। एक्सटेसी इज एक्सट्रीम हैप्पीनेस। ठीक है, और जैसे हैप्पीनेस से आप इसको डायरेक्ट रिलेट नहीं कर सकते, हर जगह सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। एक्सटेसी आपका परम आनंद का मुद्रा होता है। ठीक है, तो परमानंद की मुद्रा में जब आप रहते हैं तो दैट स्टेट इज कॉल्ड एक्सटेसी, और इससे जो एडजेक्टिव बनेगा वो होगा एक्सटैटिक। ठीक है, आह्लादित, एकदम प्रफुल्लित। सो रैप्सडी वहाँ से कहीं रिलेट करेंगे, प्लस ये पीस ऑफ राइटिंग के लिए स्पेसिफिक है। ठीक है, रैप्सडी आप किसी पीस ऑफ राइटिंग या पीस ऑफ स्पीच को ही बोलते हैं। सो एंड इन दैट पीस ऑफ राइटिंग द ऑथर हैज यूलोजाइज्ड समवन। ठीक है, बहुत ही आह्लादित हो गया, बहुत ही प्रसन्नता की मुद्रा में है एंड वो यूलोजी कर रहा है। ठीक है, EULOGY, EULOGY, eulogy. So eulogy is praise, किसी की प्रशंसा। So इन दोनों वर्ड्स को मिक्स कीजिए, ecstasy and eulogy, और जो सेंस, जो मीनिंग निकल के आएगा वो कहीं ना कहीं rhapsody होता है। So the person is very ecstatic and that is why he is eulogizing someone. So that piece of writing which he created is a rhapsody. Example of rhapsody. Rhetoric, रेटरिक में अगेन आपका प्रेज ही होता है, प्रशंसा ही होती है, बट रेटरिक इज अ नेगेटिव वर्ड, बहुत ही पॉजिटिव मीनिंग नहीं होती इसकी। और जैसे कि आपको पता चल जाता है द पर्सन जो प्रेज कर रहा है, जो प्रशंसा ये किए जा रहा है, दैट इज नथिंग बट अ रेटरिक। घिसी पिटी रटी रटाई बातों को वो बोलेगा एंड अगले को एडमायर करेगा एंड उसको सुन के लग जाता है कि कुछ ज़्यादा ही हो रहा है इसका। तो वो जो सीन आपका बनता है, दैट पीस ऑफ राइटिंग इज कॉल्ड अ रेटरिक। सो अ पीस ऑफ राइटिंग और अ पीस ऑफ स्पीच वेयर द राइटर प्रेजेस समवन। ठीक है, तो वो आपका रेटरिक का एग्जांपल होता है। पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल नहीं करते इसको, नेगेटिव सेंस होता है। सो रैप्सडी इज क्लियर, रेटरिक इज क्लियर एंड सिलोगिज्म इज योर आंसर। रीजनिंग मेथड इन्वॉल्विंग लॉगिज्म आई बिलीव इज नथिंग। ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि सिलोगिज्म को हो सकता है कुछ लोग लॉगिज्म पे आंसर कर दें, बट नो, इट इज नथिंग। Next 77. Those who pass through this gate without permission will be prosecuted. ये स्टेटमेंट थोड़ा अजीबोगरीब तरीके से रखा है, बट ऑब्वियसली यू कैन गेस एंड नो कि आपको इसके लिए जो सिंगल वर्ड है वो बताना है। सो दैट वर्ड इज ऑब्वियसली ट्रेसपासर। ट्रेसपासर के लिए जो और वर्ड होता है वो होता है ट्रांसग्रेसर। तो आप चाहे ट्रांसग्रेसर बोलो या फिर ट्रेसपासर बोलो, लगभग एक ही मीनिंग हुई। आप इंट्रूडर भी कभी कभार इसके लिए देखेंगे। ठीक है, INTRUDER। ठीक है, जो इंट्रूड करे किसी दूसरे के इलाके में बिना परमिशन, उसको इंट्रूडर बोलते हैं। तो किसी बिना परमिशन के, बिना अनुमति के किसी के इलाके में घुसना। कल्प्रिट होता है दोषी। बाई पासर्स कुछ नहीं होता है, वर्ड होता है पासर्स बाई।
और इसको बोलते हैं राहगीर। तो राहगीर का ये प्लूरल है क्योंकि पासर्स लिखा है। अगर पासर बाई लिखेंगे तो वो सिंगुलर हो जाएगा। पासर्स बाई अगल बगल से गुजरने वाले जितने भी लोग हैं वो सब के सब पासर्स बाई। एब्सकॉन्डर्स, ठीक है, ये भी प्लूरल फॉर्म में लिखा है। सो एब्सकॉन्डर इज अ भगोड़ा, ठीक है, ये भागा हुआ होता है। इसको याद रखना आसान है कि कांड करके एब्सकॉन्ड हो गया, ठीक है, कांड किया पहले कोई और फिर एब्सकॉन्ड हो गया, भाग लिया, निकल लिया। तो टू एब्सकॉन्ड इज टू इवेट, टू इज टू रन अवे फ्रॉम लॉ और रूल। नेक्स्ट इज यू हैव टू फाइंड द एरर्स इन दीज सेंटेंसेस इफ एनी। एंड द फर्स्ट सेंटेंस इज द थीफ डिड नॉट नो दैट देयर वाज अ डॉग लेइंग अंडर द टेबल। ये वर्ड आपको कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ड्स में पढ़ाया भी गया है। द वर्ड इज नॉट लेइंग, लेइंग ले का मतलब होता है टू ले एग्स, जैसे कि हेंस ले एग्स, ये लिखा है मुर्गियां अंडे देती हैं, LAY, हेंस ले एग्स। तो बट यू डोंट नीड दिस वर्ड लेइंग, यू नीड लाइंग। सो वो जो डॉग था ही वॉज नॉट लेइंग, अंडे नहीं दे रहा था टेबल के नीचे, बल्कि लेटा हुआ था, ही वॉज लाइंग अंडर द टेबल। सो बाकी और ये बात चोर को पता थी नहीं तो वो चला गया होगा टेबल के पास। तो इस हिस्से में कोई दिक्कत नहीं है, ये भी कुछ सही है एकदम, और आपका आंसर है आप ये बी। 80 नंबर। आफ्टर वी रिटर्न फ्रॉम स्विमिंग इन द रिवर नियर द कैंप, someone had stolen our clothes and we had to walk back with our towels around us। ठीक है, हमें तौलिया लपेट के ही घर जाना पड़ा। तो अब इसको देखिए, ये बात आपको टेंस में बताया गया होगा बाकी काफ़ी डिटेल में। ये सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट का मसला है। तो जब भी दो इंसिडेंट्स हो जाते हैं और जो पहले घटना हुई होती है उसको हमेशा पास्ट परफेक्ट में कहते हैं, और इस पहले के बाद जो हुआ रहता है वो हमेशा सिंपल पास्ट होता है। तो दिस यू हैव लर्नड इन टेंसेस। तो यहाँ पे आप देखिए, दोनों पार्ट को एनालाइज करिए। वी रिटर्न्ड फ्रॉम स्विमिंग इन द रिवर नियर द कैंप। हम लोग कैंप के पास जो नदी है उसमें नहाने गए थे और वहाँ से जब लौटे तो ये पहली घटना हो गई। वी रिटर्न्ड, हम लौटे, और ये घटना सिंपल पास्ट में है। तो वी फाउंड दैट समवन हैड स्टोलन। तो अब बताइए, समवन हैड स्टोलन सही लिखा है क्योंकि किसी ने भी चुराया था वो हमारे लौटने के पहले ही चुरा चुका था। तो दो इंसिडेंट्स हो गए, एक तो समवन हैड स्टोलन, ये पहले अकर हुआ, एंड दूसरी घटना हो गई वी रिटर्न्ड, हम लौट के आए। तो you can see कि we returned is in simple past and had stolen is in past perfect and simple past. So nothing is wrong here. We returned from swimming in the river near the camp and someone had stolen our clothes before that. So we had to walk back with our towels around us. अभी देखिए, इसमें कोई दिक्कत किधर है? यहाँ पे ये जो वर्ड आपका आफ्टर लिखा हुआ है। सो हमारे लौटने के बाद किसी ने चुरा लिया था कि हमारे लौटने के पहले किसी ने चुरा लिया था? विच वन इज करेक्ट? ऑब्वियसली हमारे लौटने के पहले ही किसी ने चुरा लिया था हमारे कपड़ों को। तो बिफोर वी रिटर्न लिखिएगा, आफ्टर वी रिटर्न नहीं आएगा। ठीक है, सो टेंस इज ओके बट दिस वर्ड इज नॉट ओके। बिफोर वी रिटर्न फ्रॉम स्विमिंग इन द रिवर नियर द कैंप, हमारे लौट के आने के पहले ही हमने देखा कि समवन हैड स्टोलन आवर क्लोथ्स, हमारे कपड़े किसी ने चुरा लिए थे। सो दिस इज द प्रॉब्लम। ए इज योर आंसर। 81. Had you participated in the drawing competition, you would have won the prize first. You would have won the first prize. So read this again. Had you participated in the drawing competition, इतना हिस्सा पूरा पढ़िए and no problem, there is nothing wrong in this sentence. You would have,
ठीक है, तो आपने ये स्ट्रक्चर पहले भी पढ़ा होगा। पहले पार्ट में आता है हैड एंड नेक्स्ट पार्ट में आता है वुड हैव। ये हाइपोथेटिकल पास्ट वाला सेंटेंस है। सो इसकी पहचान यही है कि पहले पार्ट में जो पहला क्लॉज होगा वो आपका हैड के साथ होगा एंड नेक्स्ट क्लॉज आपका वुड हैव के साथ होगा। सो यहाँ पे हैड है और अगले क्लॉज में वुड हैव है। सो एवरीथिंग इज ओके, द आंसर इज नो एरर, डी। बट होता क्या है कि बहुत बार स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि ये सेंटेंस ऐसा होना चाहिए था, इफ यू हैड पार्टिसिपेटेड, क्योंकि आपने ये पढ़ा होता है। सो इफ यू हैड पार्टिसिपेटेड इन द इवेंट, और अगले पार्ट में फिर आपका आता है क्या, यू वुड हैव। तो देखो ये सेंटेंस सही है, 100% सही है। ये तरीका जनरल तरीका लिखने का, इफ से बात शुरू होती है, इफ यू और फिर आपका आता है हैड और अगले पार्ट में आता है वुड हैव। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को आपने ऐसा भी लिख दिया जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है, हैड यू पार्टिसिपेटेड, तो इफ यू हैड पार्टिसिपेटेड इज इक्वल टू हैड यू पार्टिसिपेटेड। दोनों सेंटेंस में कोई डिफरेंस है नहीं, ठीक है। एक ही बात को आपने दो तरीके से बोला, इफ यू पार्टिसिपेटेड, हैड यू पार्टिसिपेटेड, ठीक है। सो बोथ आर सेम, बोथ आर करेक्ट। सो आंसर इज नो एरर। College students went at the rampage in the city yesterday. So obviously your answer is on a rampage. And again ये prepositional phrase या prepositional error है। तो prepositional error रीडिंग से आता है। जिसने रीडिंग की होगी उसने ऑब्वियसली इस बात को पढ़ा होगा कि वेंट ऑन द रैम्पेज होता है, द या ए यहाँ दोनों चलेगा, ठीक है। वेंट ऑन ए रैम्पेज या फिर वेंट ऑन द रैम्पेज, और इसकी मीनिंग होती है टू वेंडलाइज, एंग्री एंड वायलेंट। यू कैन से कि स्टूडेंट्स वर एंग्री प्लस वायलेंट, वो इतना गुस्सा थे कि वो उग्र हो गए। और इसी के लिए एक और वर्ड है आपका, इधर लिखता हूं नीचे, वेंडलाइज, यानी तोड़ फोड़ करना एकदम। तो तोड़ फोड़ आप जैसे बस में आगजनी वगैरह होते हुए देखा होगा आपने। सो पीपल वेंडलाइज बसेस, तो बस वगैरह में तोड़ फोड़ करके आग लगा देते हैं। सो पीपल गो ऑन ए रैम्पेज, ठीक है। उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा लग जाता है और वो चीजों को तोड़ने फोड़ने लगते हैं। इंडिया में ज्यादा होता है। तो ऑन ए रैम्पेज इज द करेक्ट फ्रेज, नॉट एट द रैम्पेज, ठीक है। ये ऑन ए रैम्पेज इसलिए चलेगा क्योंकि ऑन द रैम्पेज भी सही होता है और ऑन आ रैम्पेज भी सही होता है। इस आर्टिकल से मतलब नहीं है यहाँ पे, इस प्रीपोजिशन से मतलब है, ऑन। नेक्स्ट, I met the two girls which I believe are identical twins। बहुत ही सिंपल सा एरर है और ये आपने प्रोनाउन में पढ़ा होगा, ठीक है। प्रोनाउन में which is not used for living things, आपको who कहना पड़ेगा, ठीक है। I met the two girls and girls are living things, जिंदा हैं, सांस वांस ले रही हैं, इसलिए who not which। You cannot forbid him leaving, ठीक है। बड़ा फेमस टाइप का एरर है, कई बार आता है। सो यू कैन नॉट forbid him to leave, ठीक है। इन्फिनिटिव के साथ ये forbid आता है, इसको याद रखिएगा। सो यू कैन नॉट forbid him to leave, यानी कि मैं तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दे सकता, सॉरी, तुम उसे जाने की इजाजत नहीं दे सकते, तुम उसे जाने नहीं दे सकते, तुम उसे जाने से मना नहीं कर सकते। forbid यानी मना करना किसी को, तो ये सेंस निकल के आएगा। नेक्स्ट इज सब्सिक्वेंट। अगर आपको मीनिंग पता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको मीनिंग नहीं पता है तो भी आप बड़े आसानी से गेस कर सकते हैं, क्योंकि ये सीक्वेंस से बना है। एंड सीक्वेंस यानी क्रम, क्रम में आगे आने वाला सब्सिक्वेंट हो गया, और ऑब्वियसली क्रम में आगे आने वाले का उल्टा बताना है, ठीक है। तो क्रम में पहले आने वाला प्रीसीडिंग, सक्सीडिंग का उल्टा प्रीसीडिंग होता है। यहाँ पे सक्सीडिंग ना लिख के सब्सिक्वेंट लिखा है। सब्सिक्वेंट मतलब होता है अगला, ठीक है, क्रम में आगे आने वाला, नेक्स्ट। एंड प्रीसीडिंग इज पिछला, प्रीवियस। सो इट विल बी योर आंसर। डिसमिसिव, डिसमिस से बना है। डिसमिस यानी खारिज कर देना, किसी बात को आप खारिज करते हैं। क्रिकेट में अगर डिसमिस होता है तो आउट हो जाता है,
तो डिसमिसिव बना, डिसमिसिव एटीट्यूड है अगर किसी का, तो वो बंदा ज़्यादा किसी बात पे ध्यान नहीं देता है, हर बात को खारिज करता है, नकारता हुआ चलता है. सो ही हैज़ अ डिसमिसिव एटीट्यूड. इन्फीरियर आसान शब्द है. इन्फीरियर मतलब होता है सुपीरियर का उल्टा. सुपीरियर मतलब उनसे ज़्यादा उम्दा, और इन्फीरियर मतलब बदतर. तो बदतर एंड बेहतर, ऐसा इसको आप समझ सकते हैं, इन्फीरियर एंड सुपीरियर. अलूफ इज़ एन इम्पॉर्टेंट वर्ड. अलूफ इस मतलब होता है डिस्टेंट, थोड़ा दूर दराज या ऐसा अलग थलग के सेंस में इस्तेमाल होता है. ठीक है. सो हिज हाउस इज aloof from the village. यानी कि उसका घर जो है वो गांव में नहीं है. ठीक है, गांव से दूरी पे है, डिस्टेंट है, गांव से अलग थलग है. ठीक है, तो यहाँ पे हाउस के लिए भी आप अलूफ वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर किसी पर्सन के लिए आप अलूफ बोलते हैं तो दैट पर्सन इज वेरी अलूफ, यानी कि दैट पर्सन इज असोशल. ठीक है, सोशल वो ज़्यादा है नहीं. अच्छा, यहाँ पे एक और बात ध्यान दीजिए, अक्सर लोग सोशल जो ज़्यादा होता नहीं उसको एंटी सोशल बोलने लगते हैं कि ही इज़ वेरी एंटी सोशल या आई एम वेरी एंटी सोशल. लेकिन ऐसा कभी ना बोलें, आप एंटी सोशल नहीं होते हैं, आप असोशल होते हैं. एंटी सोशल तो वो टेररिस्ट्स हैं या गुंडे मवाली हैं जो उल्टा सीधा हरकत सड़क पे करते रहते हैं. ठीक है, दीज आर दी एंटी सोशल एलिमेंट्स. और ये नेगेटिव वर्ड है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है. ये भी नेगेटिव है लेकिन उतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं है. असोशल होना इज़ ओके, यू कैन बी असोशल. वैसे भी ज़्यादा सोशल होने का फ़ायदा है नहीं कुछ. तो असोशल, नॉट वेरी सोशल. एंड एंटी सोशल इज़ अ नेगेटिव वर्ड, ज़्यादा गलत. एंटी सोशल एक्टिविटी, कुछ भी गुंडा मवाली गलत हरकतें आप करेंगे, गैर सामाजिक हरकतें, तो वो एंटी सोशल हो जाता है. So always use this word asocial, and this is synonymous with aloof. Aloof is again asocial. ठीक है, बहुत ज़्यादा घुल मिल के ना रहने वाला, अकेले अलग थलग रहने वाला पर्सन इज aloof. Next word is profuse, and profuse is abundant. प्रचुर, बहुत ज़्यादा मात्रा में मौजूद, उपलब्ध. प्लेंटीफुल. ठीक है, तो इसका अपोजिट बताना है तो ऑब्वियसली मीगर होगा. मीगर मतलब बहुत कम, वेरी लिटिल, बहुत कम, मीगर. एंड अबंडेंट यानी बहुत अधिक मात्रा में, प्रचुर, पर्याप्त. सो दिस इज योर आंसर. एंड अदर वर्ड्स को देख लेते हैं. सैक्रेड मतलब होता है पवित्र. एडवर्स मतलब होता है होस्टाइल, प्रतिकूल. और इसी से आपका एक वर्ड निकल के आता है जो आपको जानना चाहिए, एडवर्सरी. ठीक है, अगर कोई आपका एडवर्सरी होता है तो दैट पर्सन इज योर एनिमी, बिकॉज ही इज ऑलवेज होस्टाइल फॉर यू, ही इज ऑलवेज अगेंस्ट यू. सो दैट पर्सन इज योर एनिमी, एडवर्सरी. एंड इसके लिए एक और सिनोनिम भी है दैट यू शुड नो, फो, दुश्मन. नाउ हियर यू हैव टू चूज द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम एंड फ्रेजेस. पहला इडियम एंड फ्रेज आपका है अ फ्लैश इन द पैन. एंड इसकी मीनिंग को गेस करना बहुत आसान है. इसलिए आसान है क्योंकि ऐसे सेंटेंस में ये इस्तेमाल हुआ है. His success in the last examination is nothing but a flash in the pan. It will not surely happen again. Obviously the meaning is unexpected triumph. Triumph means होता है victory. So this is your answer. Expected triumph, welcome triumph, the final triumph. Obviously no, and ये 100 में से 99 लोग का सही भी हुआ होगा. And why do you fight shy of me? Fight shy is to avoid. So when you fight shy of someone, you avoid that person. So why do you fight shy of me? Or you can say why do you avoid me? Both are same. So ये आपको याद करना पड़ेगा, याद करने वाला बात है.
एंड हियर अ फेदर इन माई कैप, कई बार आया हुआ एसएससी वालों का चहेता इडियम है ये। और फेदर इन कैप मतलब होता है अचीवमेंट। सो विनिंग द कंपटीशन वाज क्वाइट अ फेदर इन माई कैप, यानी कि वाज क्वाइट अनदर अचीवमेंट फॉर मी। So I have plenty of achievements in my life and winning the competition was just one another. मैंने एक और जीत लिया, उससे ज़्यादा कुछ नहीं. And rewarding, exciting moment, no, these are not your answer. 4 words are given in each question, out of which only one word is correctly spelled. Find the correctly spelled word and mark your answer in the answer sheet. I have already told you that you don't need to prepare these words from any other source. You prepare your vocabulary and all these words always come from those vocabularies only. So gourmet is your word and gourmet is connoisseur of food. ठीक है, connoisseur is expert, specialist. Okay, so connoisseur of food यानी expert of food, specialist of food, और उसी को आप बोलते हैं gourmet, और इसी gourmet से आपका ये word बना है gourmandize, and the answer is gourmandize. ठीक है, बाकी U तो रहेगा ही, gourmet है. ठीक है, so U is there and A is there, not E. 91. Your friends think you are conceited because you seem to what of them? So see, 2 things will help you answering this question. First is conceited. आपको अगर इसकी मीनिंग पता होगी तो आपको बड़ा हेल्प हो जाएगा. Its meaning is haughty, घमंडी. और अब आसान है इसको आंसर करना. Your friends think that you are very घमंडी because you seem to imitate them, cheat them, penalize them, patronize them. So मैंने बताया है कि ये सब fill in the blank वाले questions जो होते हैं based on your grammar and based on your vocabulary हो जाते हैं आराम से. So your answer is patronize. इसमें जो root है pater, pater is होता है father, बाप. तो patronize करना, कुछ होते हैं आपके ग्रुप में, those people always patronize you, हमेशा बाप बनने की कोशिश करते हैं, हमेशा दिखाते हैं कि I am very superior, ये करो वो करो, यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ. So all these people are patronizing you always. ठीक है, do this, do that. They try to be your father, they try to be your boss. So they are patronizing you, and then you think कितना घमंडी है यार. ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है. Your friends think that you are very conceited because you seem to patronize them. D is your answer. पेनलाइज मतलब होता है सजा देना. एम्यूलेट मतलब होता है टू फॉलो समवन, किसी के फूड स्टेप्स को फॉलो करना, किसी के पद चिन्हों पे चलना. एंड चीट मतलब होता है धोखा देना. तो दीज वर्ड्स आर नॉट योर आंसर. 92. द मैन वाज एब्जॉर्ब्ड हिज वर्क. प्रेपोजिशनल प्रॉब्लम अगेन. सो एब्जॉर्ब्ड के बाद हमेशा आपका जो आता है वर्ड वो इन आता है. ठीक है, तो एब्जॉर्ब इन. एक और वर्ड जानना जरूरी है यहाँ पे क्योंकि उसकी मीनिंग सेम एब्जॉर्ब जैसी होती है, एंग्रोस्ड. सो द मैन वाज सो एंग्रोस्ड भी लिखा हुआ हो सकता था और उसके बाद भी जो प्रीपोजिशन आता है वो इन ही आता है. सो द मैन वाज सो एंग्रोस्ड इन हिज वर्क दैट ही कुड नॉट सी मी. अभी सपोज मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, दैट ही कुड नॉट सी मी. इतना ज्यादा मशगूल था अपने काम में, इतना ज्यादा डूबा हुआ था, खोया हुआ था अपने काम में कि मैं आया और उसे पता ही नहीं चला, वो मुझे देख ही नहीं पाया. ठीक है, ये सेंस होता है किसका? एनग्रोस्ड का एंड एब्जॉर्ब्ड का. 93. ही रीड दैट आर्ट टू हिज प्रोफेशन. ठीक है, तो क्या ही, इसको देखिए, पहले ब्लैंक से भी आप आंसर कर सकते हैं और दूसरे ब्लैंक से भी आप आंसर कर सकते हैं, जहां भी आपको बात ज्यादा समझ में आ जाए. वीकलीज आपका साप्ताहिक होता है, सप्ताह में एक बार छपता है. मैगजीन आपका 15 दिन में छपने वाला या फिर महीने में छपने वाला हो सकता है. पेपर आपका डेली होता है, ये आपका न्यूज़पेपर के सेंस में लिखा हुआ है, तो डेली न्यूज़पेपर. एंड पीरियडिकल्स इन सभी को बोलते हैं. ठीक है, आपका वीकली भी पीरियडिकल है, एक फिक्स पीरियड पे पब्लिश होने वाला जो भी सामान है वो पीरियडिकल है. तो वीकलीज भी पीरियडिकल्स हैं, मैगजीन्स भी पीरियडिकल्स हैं, पेपर्स भी पीरियडिकल्स हैं. पेपर्स रोज छपते हैं, मैगजीन्स 15 दिन या महीने में छपती हैं, एंड वीकलीज एक हफ्ते में छपता है. सो ही, पहली बात तो ये रीड्स होना चाहिए था, रीड कुछ नहीं होता. ठीक है, ये रीड्स बनाइए.
ठीक है। सो ही रीड्स ऑब्वियसली पीरियडिकल्स, ठीक है। आपको ये नहीं पता है कि वीकलीज, मैगजीन्स या पेपर्स, आप ऐसा क्यों बोलेंगे? आप पीरियडिकल्स बोल दो ना, हो गया, वो चाहे जो पढ़े, मैगजीन पढ़े, पेपर पढ़े या वीकलीज पढ़े, इट डजंट मैटर, ही रीड्स पीरियडिकल्स। अदरवाइज इवन इफ यू हैव नॉट गॉट द आंसर फ्रॉम हियर, सो दैट आर, दूसरे ब्लैंक से भी आप आंसर कर सकते हैं, दैट आर अप्रोप्रिएट, एक्सेप्टेबल या अपेरेंट कुछ नहीं होता, पर्टिनेंट यानी रिलेटेड। So he reads periodicals that are related to his profession. Obviously जो उसके प्रोफेशन से जुड़े हुए पीरियडिकल्स होते हैं उन्हीं को वो ज़्यादा पढ़ता है। अगर वो किसी जिम में ट्रेनर है तो वो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज ही ज़्यादा पढ़ता है, डाइट, जिमिंग वगैरह वगैरह। अगर वो साइंटिस्ट है तो वो साइंस की न्यूज़ पढ़ता है। सो वॉट एवर सूट्स हिज प्रोफेशन ही रीड्स दैट पीरियडिकल। The next word is connate, and here you have to choose or mark the word which best expresses the meaning. So the word is connate and the answer is to convey, ठीक है, to imply, to be exact, इसकी meaning होती है to imply, और imply का मतलब होता है कि when you say something, what do you mean? So the thing that you mean, you imply that. So when I say this, I imply that you are very beautiful. I mean, when I say that, उसकी तारीफ में आपने कुछ कहा and उसको समझ में नहीं आया कि मतलब क्या है तुम्हारा. So when I say this, I imply, मेरा मतलब ये होता है that you are very beautiful. I connate that you are very beautiful. And I try to convey, मैं कहना चाहता हूँ कि you are very beautiful वगैरह वगैरह. तो I hope that you have got the sense. Connate is to imply, वो मतलब निकालना, वो कहना. पे मतलब होता है भुगतान करना, प्रिंट मतलब होता है छापना, एंड कॉन्स्पायर मतलब होता है साजिश करना. तो ये तीनों आपके आंसर है नहीं. स्ट्रिंजेंट होता है सख्त, लेकिन इस शब्द के इस्तेमाल में आप लोग सतर्क रहें. ये किसी सरफेस के लिए नहीं इस्तेमाल होता. सॉलिड, तो सॉलिड की मीनिंग स्ट्रिंजेंट नहीं होती कभी, ठीक है. डोंट कंफ्यूज इट विद दिस सॉलिड. स्ट्रिंजेंट इज सख्त, हार्ड. ये रूल्स वगैरह के लिए आता है. सख्त नियम है बड़े, तो बड़े स्ट्रिंजेंट रूल्स हैं. या फिर हिज डैडी इज वेरी, हिज फादर इज वेरी स्ट्रिंजेंट, उसके अब्बू बड़े स्ट्रिंजेंट टाइप के हैं, जल्दी उसे मतलब अपने मन का कुछ करने नहीं देते हैं. और इसका उल्टा आपको बताना है तो सॉरी सिनोनिम बताना है, तो स्ट्रिक्ट आपको दिख गया होगा. स्ट्रिक्ट इज योर आंसर, हार्ड या फिर स्ट्रिक्ट, ठीक है. ऐसा हार्ड रूल्स, स्ट्रिक्ट रूल्स. इविडेंट मतलब होता है प्रत्यक्ष, ठीक है. वेरी क्लियर, एकदम प्रत्यक्ष है, कुछ भी छुपा उपा नहीं है. सो हिज सैडनेस वॉज वेरी इविडेंट, उसका दुख बड़ा ही प्रकट था, वो छुपा नहीं पा रहा था अपने दुख को. सो या हिज कंडीशन इज वेरी इविडेंट, उसकी जो भी हालत है वो बड़ी इविडेंट है, कुछ भी हिडन नहीं है. कंपल्सरी इज मैंडेटरी, जानते होंगे आप वैसे भी. एंड फार फेस्ट, फार फेस्ट का मतलब होता है दूर का, नॉट ट्रू, ठीक है, अनट्रू, नथिंग क्लोज टू ट्रूथ. एंड नाउ दिस पैसेज वाज वेरी इजी. आई होप दैट यू हैव रेड इट. तो मैंने बताया है कि पैसेज को आप पढ़ भी सकते हैं तो भी बात वही होगी, एंड नहीं पढ़ेंगे तो भी बात वही होगी. 30 grams ऑफ फिश अ डे कुड रिजल्ट इन, तो अभी किसी भी पैसेज में लिखेगा तो कुड रिजल्ट इन 30 ग्राम ऑफ फिश, पॉजिटिव ही होने का ज़्यादा चांस है. प्लस योर नॉलेज वगैरह के हिसाब से आप इसको आंसर कर सकते हैं. सो अ ड्रॉप इन चांसेस ऑफ गेटिंग हार्ट डिजीजेस, ठीक है. दिस इज योर आंसर. क्योंकि वैसे भी सबको पता है मछली का तेल या मछली खाना बताया जाता है किसको, हार्ट पेशेंट को. सो ऑब्वियसली 30 grams ऑफ फिश अ डे कुड रिजल्ट इन अ ड्रॉप इन द चांसेस ऑफ गेटिंग हार्ट डिजीजेस. 97 almonds are rich in riboflavin, ये विटामिन 12 होता है, ठीक है. आई थिंक विटामिन B6 होता है. सो almonds are rich in riboflavin and are good for what? Sleep walking, leukemia, memory and anemia. पैसेज में साफ साफ ये लिखा हुआ है riboflavin, ठीक है. and are extremely good for memory. So obviously your answer is what? Memory. और वैसे भी B6 आपका मेमोरी के लिए आता है, आप शायद इसको जानते हो. एंड स्लीप वॉकिंग इज नहीं. ल्यूकेमिया इज क्या? ब्लड कैंसर, तो ब्लड कैंसर में नहीं हेल्पफुल होता है. एंड एनीमिया इज शॉर्टेज ऑफ ब्लड, ठीक है.
खून की कमी होती है कुछ लोगों की बॉडी में, उनको काटो तो खून नहीं निकलता, तो वो एनीमिया से ग्रसित होते हैं, उनको अनार का जूस पीना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज जेरियाट्रिक्स। इसमें भी रूट है एक, ये रूट पहले से डिस्कस किया भी हो मैंने। द रूट इज जेरिया एंड इट इज़ फॉर ओल्ड एज। तो जेरियाट्रिक्स क्या होगा? ऑब्वियसली ओल्ड एज का जो डॉक्टर होता है उसको जेरियाट्रिशियन बोलते हैं। बच्चों का जो डॉक्टर होता है उसको पीडियाट्रिशियन बोलते हैं। तो जेरिया इज बुढ़ा, सो पर्टेनिंग टू ओल्ड पीपल, नॉट एज एडोलेसेंट। एडोलेसेंट तो आपका वो नौजवान 14-15 साल का आदमी होता है, और न्यू बॉर्न बेबीज़ को आप इन्फेंट बोलते हैं, टॉडलर्स को आप ऐसा बुढ़ापा बोलते हैं, स्टेज। 99 the best source of omega-3 is found in, everybody knows this, sea fish, and even if you don't know this, so you can read it in the passage, somewhere omega-3 is here. So omega-3 has been mentioned, is preferably sea fish. कार्डियोवैस्कुलर रिलेट्स टू, ठीक है, कार्डियो सर्जरी, कार्डियोवैस्कुलर आपने ऐसा सुना ही होगा। तो हार्ट तो ऑब्वियसली कार्डियो मतलब आपका हार्ट से रिलेटेड होता है, एंड ठीक है, एंड हार्ट एंड टेंडन्स, हार्ट एंड कार्टिलेज, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स एंड हार्टल मसल्स। टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो व्हाट इज टेंडन्स एंड आई डोंट नो व्हाट इज कार्टिलेज, बट कार्टिलेज थोड़ा सा धमनी वमनी आपकी होती होगी, कार्टरीज, ठीक है, ये वेरी ऐसा धमनी आपने सुना होगा हिंदी में, मे बी इट इज दैट। एंड हार्ट एंड ब्लड वेसल्स इज योर आंसर, ठीक है, दिल और ब्लड वेसल से रिलेटेड होता है कौन? कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी। सो ओवरऑल ये 5 on 5 पाने लायक पैसेज था, बड़ा आसान था। सो पूरा एसटी में मिला के भी आपको 20+ मिलना चाहिए, इजी एसटी थी। सो आई होप दैट आई हैव एक्सप्लेन थिंग्स वेरी क्लियरली, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग वेरी केयरफुली। थैंक यू वेरी मच।